हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी मेंस डे का सवाल। हम पिछले कुछ हफ्तों से आपके लिए रोज एक सवाल लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपके साथ बैठ के आंसर राइटिंग करते हैं, ताकि आपको एक अंदाजा लग पाए कि आंसर राइटिंग करते क्या है, और जो आपके दिमाग में एक बोझ बना रहता है कि हम आंसर राइटिंग करें कैसे। तो हम इस इनिशिएटिव से आपकी हेल्प करने के लिए आपको एक आंसर को या एक क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं एक एग्जाम में, वो बताएंगे आपको। ठीक है। क्वेश्चन पहले तो हमें ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आंसर राइटिंग का। अब देखो, इन्होंने पूछा है फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी। ये 2023 का मेंस का सवाल है, GS3 का, है ना। तो इसमें हम देख, इन्होंने पूछा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछा है। तो ये ना पिछले कुछ सालों से यूपीएससी की फेवरेट थीम है। ये आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है आपको। वो कैसे, है ना। दे आर आस्किंग कि कैसे एमएसएमईज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर रहा है। तो एमएसएमई में स्मॉल, है ना, मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेज आ जाती हैं। तो दैट इज टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसका जवाब देना पड़ेगा विद फैक्चुअल डाटा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है। इकोनॉमी के सवालों के लिए आपको एक ऐसा रेडी रेकनर डाटा पड़ा होना चाहिए आपके पास कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इन जीडीपी, सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है इन जीडीपी। तो एक आप ऐसे फ्रेमवर्क अपना बना के रख लो, है ना। फिर दूसरा सवाल क्या है, कमेंट ऑन द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। हमें ऐसी पॉलिसीज के बारे में बताना है जिसमें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया टू बूस्ट एमएसएमईज, है ना। तो अब ऐसी पॉलिसीज कैसे क्या लिख सकते हो, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत, है ना, इसका आप जिक्र कर सकते हो इसमें। और ये कैसे लेके आ रही है, एमएसएमई को कैसे बूस्ट कर रही है, इसके बारे में हम इसका जवाब लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये आपका स्ट्रक्चर है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या आएगा, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई पर्टिकुलरली जो उन्होंने पूछा हुआ है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो एक आप एक पैराग्राफ में पर्टिकुलर डाटा के साथ एक लिख सकते हो। और जो मेजर पोर्शन है, कमेंट बोला उन्होंने पॉलिसीज पे, इसमें हमें पर्टिकुलर एग्जांपल्स और डाटा की हेल्प से इसको प्रूव करना है कि कैसे वो ग्रोथ के लिए लेके आ रहा है, और लास्ट में वे फॉरवर्ड से हम इस सवाल को एंड कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो एमएसएमई, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, बढ़िया सी एक लाइन में इंट्रोडक्शन आ गई। उसके बाद हम डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट 17% का कंट्रीब्यूशन करता है हमारी जीडीपी में, और अंडर आत्मनिर्भर हम उसका टारगेट है टू टेक फॉर 25%। ठीक है, हमें 25% तक उसको इंक्रीज करना है। और अब देखो, एमएसएमई अगर हमें इतना अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प कर रहा है ना। जो हमारी लेबर है, जो हमारे वर्कर्स हैं, उसको भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, टैकल कर रहा है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को, राइट। और 30% ऑफ इंडिया का जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में भी उसका कंट्रीब्यूशन है 25 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, और 46% ऑफ एक्सपोर्ट्स आर फ्रॉम आर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अच्छी से इंट्रोडक्शन। फिर हमारा, अगर हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम हेल्प कर रहे हैं तो उससे ऑब्वियसली एफडीआई भी अट्रैक्ट होगा। दे ऑल्सो वांट कि वो अच्छी खासी रिटर्न्स लेके जाएं। तो एफडीआई क्या करेगा, दैट विल इन्वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी कुछ सालों में वो अप्रॉक्स 69% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, थ्रू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होता है कि जैसे आपने एक प्रोडक्ट पे कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिया कि आप इसको बूस्ट करो। हम समझ लेते हैं कि जैसे एमएसपी लेके आई थी गवर्नमेंट, तो दे वांट कि जो फार्मर्स हैं वो व्हीट और राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना था उस टाइम, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एमएसपी प्रोवाइड कर दी कि आपको हम एक गारंटीड प्राइस देंगे, इस पे आप व्हीट और राइस प्रोड्यूस करो।
ठीक है, तो सभी फार्मर्स को ये था कि हम एक गारंटीड प्राइस के लिए एक इसकी व्हीट और राइस की प्रोडक्शन करें, तो हम कुछ ही सालों में सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे इन व्हीट एंड राइस, है ना। तो ऐसे ही प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव देती हैं कि आप पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, प्रोडक्शन करो, और जिससे हम सेल्फ रिलायंट बन पाए और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बूस्ट कर पाए। ठीक है, तो उसका आप डाटा पर्टिकुलर आप देखोगे, है ना, 14,000 करोड़ 14 लाख करोड़ आप इसमें लिख सकते हो। और जो मेजर पोर्शन है कि पॉलिसीज कौन सी हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपके पास अच्छे खासे बिजनेसेस हैं, है ना, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, बट आपको जो क्लियरेंसेस आती हैं, अप्रूवल्स लेने होते हैं, उनमें बहुत टाइम लगता है ना, तो आप इसको रिड्यूस करो। टैक्स हॉलीडे, है ना, वो कैसे, अब कोई स्टार्टअप है, उसने कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, तो उसको 3 इयर्स तक टैक्स एग्जम्पशंस मिल जाती हैं, दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, है ना। तो ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसी स्कीम्स आप इसमें मेंशन करोगे। क्रेडिट गारंटी स्कीम जिसमें कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्नोलॉजी की असिस्टेंस के लिए आपको राम प्रोग्राम लेके आए हैं, विकसित भारत योजना लेके आए हैं। तो हम देख लेते हैं कि आपको अब इस स्कीम्स को रिलेट करना है टुवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन देयर MSMEs, इन स्कीम्स का MSMEs में क्या कंट्रीब्यूशन है। अब आत्मनिर्भर अभियान है, इसके 5 पिलर्स थे, मोदी जी ने दिए था, है ना। इकोनॉमी, हम एक क्वांटम जंप्स लेके आएंगे, ना कि एक इंक्रीमेंटल चेंज चाहिए हमें, है ना। हमें अच्छे खासी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी, AI, स्किल डेवलपमेंट, जो हमारी लेबर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारी जो डेमोग्राफी है, बिकॉज हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर प्रोडक्शन, है ना। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब 18 to 57 ईयर्स ऑफ एज, राइट। फिर डिमांड, हमारी जो डिमांड सप्लाई है उसकी पूरी यूटिलाइजेशन कर पाए, हमारी जो पावर है, हमारी जो स्ट्रेंथ्स है ना। कैसे करेंगे, सप्लाई चेन रिफॉर्म्स लेके आएंगे, जैसे NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर PM गति शक्ति प्लान है, इसको लेके आए हैं, है ना। रैशनल टैक्स सिस्टम, हमारा जो टैक्स सिस्टम है, जैसे अभी मैंने आपको बताया स्टार्टअप्स के अंदर 3 साल की रिबेट, ताकि हम बूस्ट कर पाए अपनी इकोनॉमी को। फिर क्लियर लॉज, सिंपल लॉज, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम, है ना, इन सब से हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे। अब ये कब आया था, 2020 में आया था, कोविड के दौरान, है ना। इन्होंने क्या किया, हम पर्टिकुलरली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको रेजिलियंट बनाएंगे, है ना, सेल्फ रिलायंस बनाएंगे बाय प्रमोटिंग देम थ्रू प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, हम जिससे हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगी। पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, जो हमारी MSMEs को बेनिफिट कर सकते हैं। अब PLIs के अंडर उनके पास अप्रॉक्स 3 लाख करोड़ की क्रेडिट लाइन है, जिससे वो टू बूस्ट आवर प्रोडक्शन, टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलरली फॉर दोज प्रोडक्ट्स, जैसे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, सोलर मॉड्यूल्स, फूड प्रोसेसिंग और कंपोनेंट्स, राइट। अब आपको ऐसे रिलेट करना है कि इससे हमारी जो MSMEs हैं कैसे इंक्रीज हो रही हैं थ्रू आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की। ठीक है, अब अनदर पॉलिसी दैट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब जो क्रेडिट गारंटी है वो क्या करती है, कोलेटरल फ्री लोन देती है टू MSMEs। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लोन दिया जाता है ना, टू रिड्यूसिंग द रिस्क फॉर लेंडर्स एंड इंप्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंस फॉर MSMEs। अब अगर कोई आपको पता है कि कोई भी आपको कोलेटरल फ्री लोन नहीं प्रोवाइड करता है, अगर आपके पास लोन नहीं है, आपके पास फंड नहीं है, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट होगी। ठीक है, अब जैसे अब किसी ने NBFCs ने उनको लोन प्रोवाइड कर दिया, या कोई भी अगर उनके लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स हैं थ्रू अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम, उन्होंने लोन प्रोवाइड कर दिया, बट उनको एक रिस्क रहता है कि हमारा लोन वापस आएगा नहीं आएगा, जैसे हमारे NPAs बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब वो कौन कवर करता है, उनकी जो 60% जो उनका लोन है अप टू 100 करोड़ रुपीस, ये NGTC लिमिटेड कवर करती है, नेशनल गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड कवर करती है, ताकि उनको
एश्योर हो कि जो उनका अमाउंट है वो कहीं डूबेगा नहीं, एनपीए नहीं क्रिएट होगा, है ना। किसके लिए? फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जो भी एमएसएमईज को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब इनके लिए उनको कैपिटल मिल जाएगा, है ना, फंड मिल जाएगा, और उससे उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, है ना। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर अगला आ गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उनके पास कंप्लायंस बर्डन है, फास्टर अप्रूवल चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस चाहिए, ये सब चीजें उनको टैकल करने की जरूरत है। किसके अंडर वो करेंगे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंडर वो लेके आए हैं स्कीम को, ताकि जो एमएसएमई है वो बूस्ट हो पाए, अपना एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। हम अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाएं कि वो ग्लोबली कंपीट करने के लिए रिलायबल हो, है ना। हम उनको ग्लोबली लेके जाना चाहते हैं अपनी डोमेस्टिक सेक्टर को, ठीक है। जैसे स्विफ्ट प्रोग्राम है, ये हमारे जो पेमेंट्स हैं उनकी फास्टर क्लियरेंसेस के बनाया गया, ठीक है, ताकि उनको जो ऑपरेशनल कन्वीनियंस है वो है। अब रैम्प प्रोग्राम लॉन्च किया था इन्होंने टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एमएसएमईज। अगर कोई भी आपको फाइनेंशियल नीड है किसी चीज की, तो आप उसको थ्रू रैम्प प्रोग्राम लेके आ सकते हो, है ना। और कैसे और क्या प्रोवाइड किया इन्होंने? टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थ्रू रैम्प प्रोग्राम आप लेके आओगे, जिसके अंडर आपको एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे आप इसके अंडर लेके आओगे, ताकि हमारे जो एमएसएमई है उसको बूस्ट मिल पाए और सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो बाय सपोर्टिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड इको फ्रेंडली प्रोसेसेस अलाइनिंग विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब ये हमारी स्कीम्स थी कुछ, फिर उसके बाद हम लास्ट में एज अ वे फॉरवर्ड लिख देंगे कि कैसे हम अपनी एमएसएमई को और इंक्रीज कर पाएंगे और बूस्ट कर पाएंगे, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर पाए, है ना। जैसे हमारा टारगेट है 25% ऑफ जीडीपी, है ना, वही हमारा एमएसएमई का टारगेट है, इस इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब उनके लिए उनको कंप्लायंस इश्यूज नहीं आने चाहिए, लेबर लॉ सिंप्लीफाई हों, जैसे एनवायरमेंटल रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी क्लियरेंसेस के लिए, उनके नॉर्म्स के लिए पर्टिकुलर एक कमेटी या कुछ सेटअप किया जाए, है ना। फिर इंटरेस्ट सबवेंशन, कि अगर हम एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड प्रोडक्शन चाहते हैं तो उनको एक सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स पे हम प्रोडक्ट इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अदर देन दोज प्रोडक्ट्स आपको इंटरेस्ट सबवेंशंस भी लेके आनी पड़ेंगी, सब्सिडीज जो प्रोवाइड करें आपके लोन्स पे, ठीक है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको पब्लिक प्राइवेट फंडिंग्स को, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करना पड़ेगा, है ना। उनको क्राउड इन करना पड़ेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को, ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो पाए। फिर सप्लाई चेन पार्टिसिपेशन, हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंक्लूड कर पाए अपनी एमएसएमईज को, तो उसके लिए हमें ग्लोबल सप्लाई वैल्यू चेन्स के लिए थ्रू क्वालिटी सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग सपोर्ट के थ्रू हम इसको लेके जाएं, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ताकि जो हमारा जो यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर जाएगा, वो उसको पहुंचने के लिए जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कम किए जाएं, ठीक है, थ्रू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। हम इसके अंडर क्या है? पीएम गति शक्ति प्लान है हमारा, अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, इसको हम और बूस्ट करेंगे, राइट। और ये था हमारा आज का सवाल। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।